Hello everyone. Today we will start chapter Biotechnology Principles and Processes of Class 12 Biology. In this video we will discuss principles of biotechnology, restriction enzymes, vectors, gene transfer methods, PCR and downstream processing. In the introduction part of this chapter, definition of biotechnology is given कि बायोटेक में हम किसी भी लिविंग बीइंग या उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स और वी कैन से द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोसाइंसेज इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मीन्स EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक की डेफिनेशन है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. मीन्स अगर हम नेचुरल साइंस के साथ में किसी ऑर्गेनिज्म के सेल्स, उसके पार्ट्स या उसके मॉलिक्यूल्स को लाइक एंजाइम्स और बायोमॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी प्रोसेस में, देन इट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. Examples of biotechnology are micro-mediated processes like making curd, bread, wine. क्योंकि कर्ड में हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, ब्रेड और वाइन में हम ईस्ट यूज़ कर रहे हैं. तो तीनों प्रोसेसेस में हम माइक्रोब यूज़ करें विच इज़ अ लिविंग बीइंग, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. देन अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, DNA वैक्सीन, जीन थेरेपी एक्सेट्रा. बट अभी हम बायोटेक को कुछ रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ करने लग गए हैं. मीन्स कि अभी हम बायोटेक में सिर्फ उन्हीं प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं जिसमें हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं या रिकॉम्बिनेंट DNA की फॉर्मेशन करते हैं, तभी हम उसको बायोटेक में कंसीडर करते हैं. तो माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं, अब हम उनको बायोटेक में कंसीडर नहीं करते हैं. Now the principles of biotechnology. There are two principles of biotechnology: genetic engineering and maintenance of sterile ambience. फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन आइसोलेट करते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि वो जो जीन है वो उस ऑर्गेनिज्म के DNA में इंटीग्रेट हो जाए और नेक्स्ट प्रोजेनी में भी ट्रांसफ़र हो और उसके जो फिनोटाइप है उसमें भी चेंजेस आएँ. तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग. सेकेंड जो स्टेप है इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस. इसमें हम जो ऑर्गेनिज्म जिसको हमने मॉडिफाई किया जिसके DNA को, उसको हम ऐसी कंडीशंस में ग्रो करते हैं जहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन ना हो. मीन्स स्टेराइल कंडीशंस में ग्रो करते हैं ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमें प्योर फॉर्म में मिले. सो दीज आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जब हम प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग कराते हैं तो हम एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए ब्रीडिंग कराते हैं, लेकिन हमारे नेक्स्ट प्रोजेनी में हमें अनडिज़ायरेबल ट्रेड्स और जीन्स भी मिलते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है. लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये जो लिमिटेशन है ट्रेडिशनल टेक्निक की इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन या फ्रेगमेंट ऑफ DNA को आइसोलेट कर सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसे हम फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करेंगे और वो जो पर्टिकुलर जीन है फिर वो एक्सप्रेस होकर हमें सिर्फ वही ट्रेड में हमें डिफरेंस दिखाई देगा जो हम चाहते हैं. तो इसके थ्रू हम इस लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हैं ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक. नाउ द 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिज़ायरेबल जीन. सबसे पहला स्टेप है जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि हम सबसे पहले DNA में उस जीन को आइडेंटिफाई करें जो हम चाहते हैं कि हम ट्रांसफ़र करें. सेकेंड स्टेप इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड DNA इनटू द होस्ट. अब उस जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको आइसोलेट करेंगे और उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें हमें इसको ट्रांसफ़र कराना है. थर्ड इज़ मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड DNA इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द DNA टू द नेक्स्ट प्रोजेनी. मीन्स कि अब हम उसको मेंटेन करेंगे उस होस्ट में उस DNA फ्रेगमेंट को और ये मेक श्योर करेंगे कि वो नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो. जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक कंडीशन है कि इसमें हम जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है या DNA फ्रेगमेंट है जिसको अभी हमने आइसोलेट किया एक ऑर्गेनिज्म से, उसको हम ऐसे DNA या वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे जिसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई वो प्लेस है जहाँ से हमेशा रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या DNA फ्रेगमेंट वो स्मॉलर फ्रेगमेंट है, किसी भी DNA का स्मॉलर पार्ट है, तो उसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता, इसीलिए वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बना सकता है. इसीलिए हम उसको ऐसे वेक्टर या DNA के अंदर इंसर्ट करेंगे जिसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ताकि जब वो वेक्टर या DNA खुद रेप्लिकेट करे या अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाए तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने उसमें इंसर्ट किया है उसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिले. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम जीन क्लोनिंग. सबसे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA कंस्ट्रक्ट किया था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने इन 1972. इन्होंने एक बैक्टीरिया से जीन को आइसोलेट किया था और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया था. जो 2 बैक्टीरियाज इन्होंने यूज़ किए थे वो था एक था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और दूसरा था इकोलाई.
इन्होंने साल्मोनेला के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट किया था और उसको इकोलाई के प्लाज्मिड के अंदर लिंक कर दिया था या उसके अंदर इंसर्ट कर दिया था। तो ये सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म किया था कोहेन एंड बोयर ने इन 1972। नाउ द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, कॉम्पिटेंट होस्ट। तो हम वन बाय वन अब हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टूल हम डिस्कस करेंगे वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई। 1963 में इकोलाई से दो एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया, फर्स्ट मिथाइलेज एंड सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इन दोनों एंजाइम्स की वजह से बैक्टीरियोफेज उस बैक्टीरिया या इकोलाई को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है या उस पर ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले वो अपना डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करता है और तब उसको इन्फेक्ट करता है। जब भी बैक्टीरियोफेज इकोलाई के अंदर अपना डीएनए इंसर्ट करा था फॉर इन्फेक्शन, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि इकोलाई के अंदर प्रेजेंट था वो उसके डीएनए को कट कर देता है और उसको डिग्रेड या डिसइंटीग्रेट कर देता है ताकि बैक्टीरियोफेज उसको इन्फेक्ट ना कर पाए। दूसरा एंजाइम मिथाइलेज, वो इकोलाई के खुद के डीएनए को मॉडिफाई कर देता है, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है ताकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो इकोलाई के डीएनए को डिग्रेड ना कर पाए। तो इस तरह से इकोलाई अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज विद द हेल्प ऑफ दीज टू एंजाइम्स। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो था हिंड सेकेंड। जैसे हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक रिकॉग्निशन साइट होती है, सेम वे हिंड सेकेंड की भी एक 6 बेस पेयर की रिकॉग्निशन साइट होती है जहाँ पे वो जाके कट करता है। अब तक 1900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर हो चुके हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस कैटेगरी ऑफ एंजाइम को बिलोंग करते हैं वो है न्यूक्लियेजेस। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस। फर्स्ट वन इज एक्सोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस हमेशा एंड्स पे कट लगाएंगे किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट के, या तो वो 3 प्राइम एंड पे कट लगाएंगे या फिर 5 प्राइम एंड पे कट लगाएंगे। तो एक्सोन्यूक्लियेजेस एंजाइम यूज करके हम 3 प्राइम एंड से या 5 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियेजेस आर एंडोन्यूक्लियेजेस। एंडोन्यूक्लियेजेस यूज करके हम किसी भी डीएनए के इंटरनल में कट लगा सकते हैं, मीन्स अंदर कट लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हमेशा एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, मीन्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या एक पर्टिकुलर साइट होगी जिसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद वहीं पे जाके वो कट लगाएंगे। तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है विच इज़ पैलिंड्रोमिक इन नेचर। पैलिंड्रोमिक मीन्स जो मिरर इमेजेस होती हैं, लाइक एग्जाम्पल गिवन है जैसे मलयालम, अगर हम आगे से या पीछे से रीड करेंगे तो वो सेम होगा। सेम वे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होती हैं, ये भी सेम ऐसी होती हैं। अगर हम 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे एक डीएनए स्ट्रैंड पे रीड करेंगे और दूसरे पे भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पे हम रीड करेंगे तो वो हमें सेम ही मिलेगी। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है जैसे GAATTC। तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो EcoR1 जो एंजाइम है वो जब भी GAATTC ये स्पेसिफिक साइट देखेगा किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट पे, तो ये वहीं पे जाके कट लगाएगा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन्ड है कि कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के अंदर कट लगाता है और फिर कैसे दोनों डीएनए फ्रेगमेंट से वो जॉइन होकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स लिए हुए हैं, एक तो फॉरेन डीएनए जिससे हमने अपना जीन है वो आइसोलेट किया है, और वेक्टर डीएनए जिसके अंदर हमें वो जो फॉरेन डीएनए मीन्स वो जीन है वो इंसर्ट करना है ताकि हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई कर सके और एम्प्लीफिकेशन हो सके उसका। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम दोनों ही डीएनए फ्रेगमेंट को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं ताकि हमें जो एंड्स मिले वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मिले। तो यहाँ पे हमने दोनों डीएनए फ्रेगमेंट्स को EcoR1 से ट्रीट कराया है। EcoR1 जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है वो होती है GAATTC। तो जहाँ पे भी GAATTC मिलेगा इस एंजाइम को, चाहे वो फॉरेन डीएनए हो या फिर वेक्टर डीएनए, तो वो वहाँ पे जाके पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा और G और A के बीच में कट लगा देगा। इस डायग्राम में ये एरो से शो कर रखा है यहाँ पे कि G और A के बीच में हमेशा ये एंजाइम जाके पहले ये सीक्वेंस ढूंढेगा और फिर G और A के बीच में हमेशा कट लगाएगा। सेकेंड स्टेप में कट लगाने के बाद हमें सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग स्ट्रेच मिला है, स्टिकी एंड्स जिनको हम बोलते हैं। तो हमें ये जो एंड्स हैं दोनों पे फॉरेन डीएनए में भी और वेक्टर डीएनए में भी जो हमें जो सिंगल स्ट्रैंड मिला है वो है TTAA। सेम वे दूसरे वाले में हमें ऊपर मिला है TAATT। अब थर्ड स्टेप में हम ये जो दोनों डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको लाइगेज एंजाइम से ट्रीट कराएंगे ताकि ये जो दोनों
सिंगल स्ट्रैंड्स हैं ये, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये एक दूसरे से जॉइन हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लंट एंड। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक या रिकॉग्निशन सीक्वेंस के एकदम सेंटर में कट लगाएगा तो हमें जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो पैरेलल मिलेंगे, मीन्स हमें ओवर हैंगिंग स्ट्रेच नहीं मिलेगा सिंगल स्ट्रैंड का। तो ऐसे जो एंड्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्लंट एंड्स। सेकेंड टाइप ऑफ एंड्स हैं स्टिकी एंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टिकी एंड्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस में सेंटर से हट के अगर कट लगाएगा तब वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे अभी हमने इको R1 के केस में डिस्कस किया है कि इको R1 हमेशा G और A के बीच में कट लगाएगा, वो कभी भी सेंटर में कट नहीं लगाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के, वो हमेशा एकदम एंड में कट लगाएगा G और A के बीच में। तो हमें हमेशा एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच मिलेगा जिसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनको हमें ज्वाइन करना इजी होता है, क्योंकि वो दोनों जो एंड्स हैं, दोनों जो हमने फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए हैं, उनमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेच मिल रहा है। तो जब भी हम डीएनए लाइगेज एंजाइम से ट्रीट कराएंगे इन दोनों डीएनए फ्रेगमेंट्स को तो वो ज्वाइन होकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल है इको R1। इको R1 में जो सबसे फर्स्ट लेटर है मीन्स ई, ये जीनस को बिलोंग करता है और ये हमेशा कैपिटल में लिखते हैं हम। सेकेंड और थर्ड लेटर ये स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं और ये हमेशा हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। देन फोर्थ लेटर ये स्ट्रेन टाइप, जैसे यहाँ पे जो स्ट्रेन टाइप है वो है R, कैपिटल R, ये स्ट्रेन टाइप ऑफ माइक्रोब है कि वो किस स्ट्रेन का है, जो भी बैक्टीरिया है। देन फिफ्थ जो लेटर है इट इज़ द रोमन नंबर जो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए सैंपल को जब हम ट्रीट कराते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तो हमें डिफरेंट लेंथ के डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को फिर हम सेपरेट आउट करते हैं बाय द टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक में सबसे पहले हम एग्रोस जेल मीडियम लेते हैं और उसमें वेल्स या पोर्स क्रिएट करते हैं। उन वेल्स में फिर हम अपना डीएनए सैंपल डालते हैं और मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड मूव करता है। एग्रोस जेल के सीविंग इफेक्ट की वजह से जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो हमें लार्जेस्ट डिस्टेंस पे मिलते हैं और लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए वो हमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे मिलते हैं। क्योंकि हमारा डीएनए और जेल सेम कलर के हैं इसीलिए डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए हम डीएनए सैंपल को स्ट्रेन कराते हैं इथीडियम ब्रोमाइड डाई से, और फिर जब हम इन्हें एक्सपोज करते हैं यूवी रेज में तो हमें ऑरेंज रेड कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। इसके बाद हम एग्रोस जेल से इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस क्लोनिंग वेक्टर्स। जनरली हम प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस को एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं क्योंकि ये दोनों ही हम बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल सकते हैं और ये दोनों ही फिर रेप्लिकेट करते हैं बिना क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल के। एलियन डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब भी हम किसी वेक्टर के अंदर लिंक करते हैं तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई करता है और रेप्लिकेट करता है विद द वेक्टर डीएनए। हर वेक्टर का एक कॉपी नंबर होता है, तो ये कॉपी नंबर हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। अगर किसी वेक्टर का कॉपी नंबर हाई है इट मीन्स उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो रही है, तो गिवन टाइम में वो नंबर ऑफ कॉपीज़ है वो ज़्यादा बनाएगा। अगर किसी वेक्टर का कॉपी नंबर लो है तो मीन्स कि वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसमें स्लो हो रही है और गिवन टाइम में वो कम कॉपीज़ बनाएगा। नाउ द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए अगर हम उसको एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल इज़ PBR322। ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज वेक्टर है, इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होती है और ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर्स हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में सेलेक्ट करने में या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट करने के बाद हम इस वेक्टर को जो रिकॉम्बिनेंट है इसको हम होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर जो हमारा जीन या जो डीएनए गया है या वेक्टर गया है वो रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं और जो रिकॉम्बिनेंट है उसी को सिर्फ हम सेलेक्ट करके और फिर उनको ग्रो कराते हैं।
नॉर्मली हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, कैनामाइसिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनके अगेंस्ट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ इकोलाई। और नॉर्मली इकोलाई में ये रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स इज क्लोनिंग साइट्स। तो क्लोनिंग साइट वो पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट करेंगे वेक्टर के अंदर। अगर हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमें वेक्टर को कट करना पड़ेगा। इसीलिए वेक्टर पर बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के लिए, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उस वेक्टर को कट करें और वहाँ पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर सकें। अगर हम PBR322 इकोलाई का जो ये वेक्टर है इसको देखें तो यहाँ पे दो सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट हैं, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो इन दोनों में से एक को हम एज अ क्लोनिंग साइट चूज़ करेंगे। सपोज हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को एज अ क्लोनिंग साइट चूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट कराएंगे। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए साइट्स हैं, BAM-H1 एंड SAL1। इसीलिए इन दोनों एंजाइम्स में से किसी एक एंजाइम से हम इसको ट्रीट कराएंगे वेक्टर को, ताकि वो एंजाइम यहाँ पे कट कर सके और हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट कर सकें। जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मीन्स कि अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो चुका है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम बैक्टीरियाज को ग्रो कराएंगे एक मीडियम में और उसकी रेप्लिका प्लेट बनाएंगे, मीन्स उसकी दो कॉपीज़ बनाएंगे हम। एक प्लेट पे हम एम्पिसिलिन मीडियम यूज़ करेंगे और दूसरे में हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि वेक्टर और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उन दोनों में ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, इसीलिए वो सारी कॉलोनीज ही एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगी, मीन्स सारे बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे इन द एम्पिसिलिन मीडियम। लेकिन अगर हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ वो कॉलोनीज ग्रो करेंगी जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हमने इंसर्ट किया वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और उसमें अगर वो रिकॉम्बिनेंट है तो उसमें वो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो चुका है। मीन्स कि अब वो जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं वो उसके लिए रेजिस्टेंट नहीं है, मीन्स कि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो जो कॉलोनीज हैं वो किल हो जाएंगी। तो इसीलिए हम उन बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को अब चूज़ करेंगे जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में किल हो चुकी हैं, मर गई हैं, लेकिन एम्पिसिलिन मीडियम में वो सर्वाइव कर रही हैं। तो उन कॉलोनीज़ को हम सेपरेट आउट करेंगे और फिर उनको आगे ग्रो करेंगे फॉर द एक्सपेरिमेंट। किसी भी वेक्टर के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही एंजाइम के लिए एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो हमें एक से ज़्यादा जगह पे कट मिलेंगे, और जो कि हमारी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर के अलावा भी हम एक सेलेक्टेबल मार्कर को यूज़ करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर है उसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए जो दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर हम यूज़ करते हैं वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। तो ऐसे वेक्टर्स में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन है उस साइट पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट करते हैं। नॉर्मली जब किसी वेक्टर के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन प्रेजेंट होता है तो जब हम उसको एक केमिकल से ट्रीट कराते हैं जिसका नाम है एक्सगॉल, इट इज़ अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। जब हम इससे ट्रीट कराते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के प्रोडक्ट को तो हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज देता है। लेकिन जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन पे इंसर्ट कर दिया है, फिर हम उसको सेम केमिकल से ट्रीट कराएंगे तो हमें वाइट कलर की कॉलोनीज मिलेंगी, क्योंकि हमारा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है वो इनएक्टिव हो गया है, अब वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा और उसका प्रोडक्ट है वो एक्सगॉल से ट्रीटमेंट के बाद है वो फिर ब्लू कॉलोनीज नहीं देगा। तो ये इस मेथड को बोलते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी सिंपल है इफ़ वी कंपेयर इट विद द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के केस में हम ट्राइप्लाज्मिड को यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है जो कि डाइकॉट प्लांट्स में ट्यूमर कॉज करता है और कैंसर कॉज करता है। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक पार्ट ऑफ डीएनए है जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए। तो ये जो टीडीएनए है नॉर्मल प्लांट सेल्स को कन्वर्ट करता है ट्यूमरस सेल्स में। ट्राइप्लाज्मिड में हम इस टीडीएनए को रिप्लेस करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट से, ताकि वो वेक्टर की तरह हम उसको फिर यूज़ कर सकें। सेम वे एनिमल्स में हम यूज़ करते हैं डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस को एज अ वेक्टर। रेट्रोवायरसेस सेम वे एनिमल्स में भी क्या करते हैं, ये नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कॉज करते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। तो इनकी इसी प्रॉपर्टी को हम एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं।
कॉम्पिटेंट होस्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें सबसे पहले होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन नहीं हो सकता, या फिर सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करती है अंदर आने के लिए। इसीलिए हमें होस्ट सेल को फोर्स करना पड़ता है डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए। बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहला मेथड है हमारा हीट शॉक मेथड। इस मेथड में सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट कराते हैं डाईवैलेंट कैटायन से, जैसे कि कैल्शियम आयंस। इसके बाद हम इसे हीट शॉक देते हैं। मीन्स सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल्स को आइस पे प्लेस करते हैं, उसके बाद हम इसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लेस करते हैं, और उसके बाद हम फिर से उसको आइस पे प्लेस करते हैं। तो ये हीट शॉक देने के बाद जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो डीएनए को एक्सेप्ट कर लेती है। मीन्स कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। सेकेंड मेथड इज़ माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम इंजेक्शन के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, या फिर उसके न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ऐसा हम एनिमल सेल्स के केस में यूज़ करते हैं। थर्ड मेथड इज़ जीन गन मेथड और बॉलिस्टिक मेथड। इस मेथड में हम सबसे पहले गोल्ड और टंगस्टन की बुलेट्स लेते हैं और उस पर डीएनए की कोटिंग कराते हैं। इसके बाद हम इन बुलेट्स को हाई स्पीड से होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ताकि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए। लास्ट मेथड जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ करते हैं वो है डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन जब भी किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो वो उसके साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी इंट्रोड्यूस कर देता है इनटू द होस्ट सेल। नाउ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस स्लाइड में हम सारे स्टेप्स देखेंगे जो हम फॉलो करेंगे इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम इस डीएनए को ट्रीट कराएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, ताकि हम डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर सकें। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, ताकि हम साइज़ के बेसिस पे इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट कर सकें। फिर हम एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर से ज्वाइन कराएंगे बाय ट्रीटिंग इट विद डीएनए लाइगेज एंजाइम। जब हम डीएनए लाइगेज से ट्रीट कराएंगे तो वेक्टर और डीएनए फ्रेगमेंट है वो ज्वाइन हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे और होस्ट सेल्स की फिर कल्चरिंग करेंगे लार्ज स्केल पे इन बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स होते हैं जिसमें हम कल्चरिंग कराते हैं। और लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें हम जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका प्योरीफिकेशन करेंगे, उसका सेपरेशन करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। इस स्लाइड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। इसके बाद हम वेक्टर और फॉरेन डीएनए दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराएंगे, ताकि हमें डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स मिल सके फॉरेन डीएनए के। नेक्स्ट स्टेप में हम वेक्टर और डीएनए फ्रेगमेंट को एक साथ इंक्यूबेट करेंगे विद एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज दोनों डीएनएज को ज्वाइन करेगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हम बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, मीन्स होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि हमें जब होस्ट सेल्स का डीएनए मल्टीप्लाई करे तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई करे, रेप्लिकेट करे और हमें मल्टीपल कॉपीज़ मिले। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो किसी भी सेल से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले हम उसकी मेम्ब्रेन्स को रिमूव करेंगे। अगर बैक्टीरियल सेल है तो हम उसे ट्रीट कराएंगे लाइसोजाइम एंजाइम से, प्लांट सेल है तो हम ट्रीट कराएंगे सेलुलेज से, और फंगल सेल है तो हम ट्रीट कराएंगे काइटिनेज एंजाइम से, ताकि हम सेल वॉल्स हैं वो रिमूव कर सकें। इसके बाद हम प्रोटीन और आरएनए को डिग्रेड करेंगे। प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हम एंजाइम यूज़ करेंगे प्रोटीएजेस, और आरएनए को डिग्रेड करने के लिए हम एंजाइम यूज़ करेंगे राइबोन्यूक्लिएजेस। अब हम सैंपल में ऐड करेंगे चिल्ड इथेनॉल, ताकि जो हमारा डीएनए है, प्यूरिफाइड डीएनए, वो प्रेसिपिटेट हो जाए। और लास्ट में हम प्रेसिपिटेटेड डीएनए को सेपरेट आउट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। Second step of recombinant DNA technology is cutting of DNA at specific locations. DNA को आइसोलेट करने के बाद हम DNA सैंपल को ट्रीट कराएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और वेक्टर को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कराएंगे, ताकि हमें फॉरेन DNA के डिफरेंट लेंथ के DNA फ्रेगमेंट्स मिल सकें। इसके बाद हम इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, ये चेक करने के लिए कि जो हमारा डाइजेशन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने वो किया है या नहीं। इसके अलावा हम साइज़ के बेसिस पे भी DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। नेक्स्ट स्टेप पे हम डिज़ायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ में ज्वाइन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज दोनों डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा, वेक्टर और डिज़ायर्ड डीएनए को, और हमें मिलेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट स्टेप में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे या उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे।
एम्प्लीफिकेशन के लिए या तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालेंगे या फिर हम पीसीआर प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकें। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये प्रोसेस सबसे पहले इन्वेंट की थी कैरेमुलिस ने 1985 में। पीसीआर के थ्रू हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है: डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट करते हैं एट 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताकि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो सेपरेट आउट हो जाएं और सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाएं। सेकेंड स्टेप इज एनेलिंग। एनेलिंग में प्राइमर्स ऐड होते हैं एट द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। प्राइमर्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस की इनिशिएशन करती हैं। लास्ट स्टेप इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में टैक पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनटीपीज ऐड करेगा, यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है और प्राइमर्स को एक्सटेंड कर देगा ताकि जो टेम्पलेट डीएनए है उसकी डुप्लीकेट कॉपीज है वो सिंथेसाइज हो जाएं और टेम्पलेट डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज हैं वो सिंथेसाइज हो जाएं। Here again the PCR is explained. PCR stands for polymerase chain reaction, जिसके थ्रू हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं या उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं इन विट्रो कंडीशंस में या लैब कंडीशंस में। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है: डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम डीएनए को हीट करते हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताकि वो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाए या टेम्पलेट स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड स्टेप इज़ एनेलिंग। एनेलिंग में हम प्राइमर्स ऐड करते हैं। प्राइमर्स होते हैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के 3' एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसीलिए एनेलिंग स्टेप में ये जो प्राइमर्स हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे जाके अटैच हो जाते हैं। एंड लास्ट स्टेप इज़ एक्सटेंशन। इस स्टेप में हम मीडियम में डीएनटीपीज या डाई न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स डालते हैं और टैक पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं। टैक पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन कर देगा और प्राइमर्स को एक्सटेंड कर देगा ताकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी सिंथेसाइज हो सकें। तो इन तीनों स्टेप्स के बाद हमें डीएनए स्ट्रैंड्स की डुप्लीकेट कॉपीज़ मिलेंगी। टैक पॉलीमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि हम आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। क्योंकि पीसीआर में हम डीनेचुरेशन स्टेप में डीएनए को हीट करें 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारा जो नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इतने हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकता है। इसीलिए हम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है और वर्क करता है। स्टेप इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराने से पहले होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं क्योंकि हमारा डीएनए हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, इसीलिए वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम पहले होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके, या तो फिजिकल या केमिकल मेथड्स, ताकि होस्ट सेल डीएनए को एक्सेप्ट कर ले और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो सके। होस्ट सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के इंट्रोडक्शन के बाद हम ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को चेक करेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होस्ट सेल्स हैं जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मीन्स जिनके अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो ये चेक करने के लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे सेलेक्टेबल मार्कर्स को यूज़ करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। Next step of recombinant DNA technology is obtaining the foreign gene product or recombinant product. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम होस्ट सेल्स की कल्चरिंग करते हैं लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे। लार्ज स्केल पे कल्चरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है 100 to 1000 लीटर्स। इन वेसल्स में हम होस्ट सेल्स की कल्चरिंग के लिए ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ऑक्सीजन। तो हम सारी वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो हमारी होस्ट सेल्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें। होस्ट सेल्स की कल्चरिंग के बाद हम अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं, उनकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। तो बायोरिएक्टर्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं जिसमें हम कल्चरिंग कराते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज सिंपल स्ट्रेट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। ये सिलेंड्रिकल होता है, नीचे से कर्व्ड इसका बेस होता है जो कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसकी मिक्सिंग को फैसिलिटेट करता है। इन बायोरिएक्टर्स के अंदर पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, न्यूट्रिएंट को अगर हमें ऐड करना है तो ये सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 पोर्ट्स होते हैं, एक तरफ से हम मीडियम डालते हैं और दूसरी तरफ से हम प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज स्पार्ज्ड स्टिरिंग टाइप बायोरिएक्टर।
लास्ट स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के बाद हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज़ करने से पहले या उसको कमर्शलाइज करने से पहले। सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो करते हैं सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इन सेकेंड स्टेप हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं और लास्ट में अगर वो ड्रग्स है तो हम उसका क्लिनिकल ट्रायल करेंगे या फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे। So this was the last topic of this chapter. After this we will do biotechnology and its applications.